नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स जहाँ बेसिकली एंड ऑफ द टर्म कुड बी योर क्वार्टर, कुड बी सेमी एनुअल, और अगर हम पूरी टर्म की बात करें तो वी ऑलवेज से एनुअल टर्म. सो एक साल की टर्म के बाद जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं जिसमें मोस्ट कंप्रिहेंसिव होती है बैलेंस शीट, कि आपके जितने एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, आपके ऊपर इक्विटी आपकी कितनी है. प्लस उसके बाद साथ हम एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट. वी गो फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, वी गो फॉर ऑनर्स इक्विटी स्टेटमेंट एंड कंप्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट. दीज आर द स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है, जो पूरे साल आप लोगों ने काम किया और डिफरेंट क्या कहते हैं अकाउंट्स के अंदर जो चेंजिंग आई है उसको हम बेसिकली रिपोर्ट करते हैं. अच्छा, रिपोर्ट के हवाले से बात यहाँ क्लियर कर लें. सोल बिजनेसेस या पार्टनरशिप बिजनेसेस, दीज आर द बिजनेसेस. ये लायबल नहीं है कि ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं पब्लिक करें या उसके बाद इनको पब्लिश करें. दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर देम. ऑन द अदर साइड, अगर हम प्राइवेट लिमिटेड फार्म्स की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड फार्म्स अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं. हर साल के एंड में उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, क्लोजिंग होती है, बट वो भी पब्लिक नहीं होती बिकॉज वो प्राइवेट लिमिटेड फार्म है. तो सोल और पार्टनरशिप के ऊपर तो बिल्कुल ही मतलब किसी किस्म की कोई सख्ती नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए या ना बनाए, दैट इज अप टू देम. ऑन द अदर साइड, प्राइवेट लिमिटेड फार्म के ऊपर सख्ती है कि दे नीड टू प्रिपेयर देयर अकाउंट्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देम टू मेक इट पब्लिक. और मोस्टली प्राइवेट लिमिटेड फार्म जो है इसको पब्लिक नहीं करती बिकॉज दैट इज द इंटरनल मैटर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड फार्म. While when we always talk about financial statement analysis, we are very much means clear, we are very much clear about कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर फर्म्स की जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाकायदा पब्लिक की जाती हैं. मतलब पूरे साल की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो पब्लिक की जाती हैं एंड पब्लिक हैव राइट टू रीड देम, see them, study them and analyze them. That is up to them so that they can become investor. ओके जी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने कहा जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी है. ट्रांसफार्मिंग अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हम लोग इसीलिए करते हैं कि जो बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट कंपनीज प्रेजेंट करती हैं हम उसके ऊपर एक सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस, दीज आर द फंडामेंटल एनालिसिस है. दीज आर द फंडामेंटल एनालिसिस. हम फंडामेंटल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं और उसके ऊपर फिर हम देखते हैं कि हमने किस किस्म का डिसीजन लेना है. जैसे कि यहाँ एग्जांपल उसने दी हुई है बैलेंस शीट की. ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि बैलेंस शीट से ही स्टार्ट होती हैं सारी. हम देखते हैं कि हमारे पास बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं यानी उसके जो अकाउंट हेड हैं उनको एनालाइज करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट जनरेट होगा. वी गो फॉर इनकम स्टेटमेंट. वी ऑलवेज सी कि इनकम स्टेटमेंट में क्या है कैसे है, हम उसको भी एनालाइज करते हैं. अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये जस्ट डेफिनेशन है. कैश और कैश इक्विवेलेंट से मुराद क्या होता है कि आपके पास कैश इन हैंड क्या है और बैंक के अंदर कैश कितना है. दोनों को मिला के कैश और कैश इक्विवेलेंट बनाते हैं बिकॉज कैश मींस कैश हाईली लिक्विड. कि आपने बेसिकली हर चीज़ को कैश में ही कन्वर्ट करना होता है तो कैश कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. शेयर होल्डर इक्विटी होती है बेसिकली प्राइस ऑफ योर कॉमन स्टॉक्स आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट प्लस प्रेफर्ड स्टॉक आउटस्टैंडिंग प्लस रिटेन अर्निंग, ठीक है, प्लस एडिशनल पेड अप कैपिटल. और आजकल अगर कोई बिजनेस बहुत पुराना है तो हम उसमें एसेट वैल्यूएशन भी डालते हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम इक्विटी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखते हैं. इक्विटी भी देखना स्टार्ट होती है कॉमन स्टॉक से. कॉमन स्टॉक आपके कितने आउटस्टैंड कर रहे हैं दैट वुड बी नंबर. उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पार वैल्यू से, दैट विल बी मॉनेटरी अमाउंट. सो कॉमन स्टॉक इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी अमाउंट प्लस प्रेफर्ड स्टॉक इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी अमाउंट प्लस एडिशनल पेड अप कैपिटल, यानी पार से ऊपर जो वैल्यू आपकी मिली है वो आप एडिशनल पेड अप कैपिटल में रिपोर्ट करते हैं.
प्लस रिटेन अर्निंग बेसिकली वो पैसा होता है जो नेट इनकम में से आप रिटेन करते हैं, बाकी डिविडेंड आउट कर देते हैं। और लास्ट में सम टाइम होता है एसेट रीवैल्यूएशन। आपने आज से कुछ 40 साल पहले एक एसेट लिया था जो कि लेट्स सपोज 1 लाख रुपए का था, बट दैट पर्टिकुलर एसेट विल बी नो मोर ऑफ 100,000। जस्ट लाइक लैंड, आपने ली थी लैंड 1 लाख रुपए की, अब वो 40 लाख की है। तो दैट मीन्स एसेट शुड बी रीवैल्यूएटेड। एक साइड पे एसेट इंक्रीज करेगा 1 लाख से 40 लाख यानी 39 लाख, दूसरी साइड पे इक्विटी आपकी इंक्रीज करेगी, बट दैट इक्विटी विड बी इन टर्म्स ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन। सो इक्विटी के अंदर चार पांच चीजें होती हैं, जैसे हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कॉमन स्टॉक की वैल्यू होती है, प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू होती है, एडिशनल पेड अप कैपिटल वैल्यू होती है, रिटेन अर्निंग होती है, एसेट वैल्यूएशन होती है, और बाकी इसके अलावा जो एडवांस फॉर्म्स होंगी आप एएफएस में पढ़िएगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वी ऑल नो, जितने की चीज हम लोगों को कॉस्ट करती है दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और वो चीज जिसको हम सेल आउट कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है कि आपके पास, आपने डिविडेंड कितना डिडक्ट, नेट इनकम कितनी हुई थी उसमें से कितना डिविडेंड डिडक्ट कर दिया, बाकी जो अमाउंट आपके पास आई है वो आपने रिटेन अर्निंग में ऐड कर दी। जैसे कि इधर इन्होंने एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है, एक साल से दूसरे साल में 58,000 आफ्टर डिविडेंड आपको बचा। करंट जो रिटेन अर्निंग थी दैट वाज 956,000। सो 956,000 में ये 58,000 ऐड किया तो करंट इस ईयर की जो रिटेन अर्निंग बनेगी दैट वुड बी इक्वल टू 1,014,000। ठीक है। सो डिफरेंस इज 58,000। सो रिटेन अर्निंग बेसिकली जो पैसा आप रिटेन कर लेते हैं आफ्टर पेइंग योर डिविडेंड। That is possible framework of analysis, but we are not that much concerned about it. ये रिसर्च के वाले से। अच्छा जी, अब आ जाती है फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियो जो है, या सिंपल हम यहाँ अगर डिफाइन कर लें रेशियो, देयर विल बी न्यूमिनेटर। मेरे ख्याल में स्पेलिंग जो है ना चेक कर लीजिएगा, देयर विल बी डिनोमिनेटर। दीना छोटे छोटे कर देते हैं इनको। देयर विल बी न्यूमरेटर एंड देयर विल बी डिनोमिनेटर। ठीक है। यानी एक चीज आपके पास डिवाइड हो रही होगी दूसरी चीज के ऊपर, इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी रेशो। रेशो कुड बी ऑफ सर्टेन टाइम, इट कुड बी इन परसेंटेज। यानी जो आपका आंसर आएगा ऊपर वाले फॉर्मूला से वो परसेंटेज में भी आ सकता है, टाइम्स में भी आ सकता है। यानी आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया डिनोमिनेटर के ऊपर, तो जो आंसर हम इंटरप्रेट करेंगे, यानी हम जो आंसर को देखेंगे, वो आंसर परसेंटेज की सूरत में भी हो सकता है। परसेंटेज का मतलब है कि आंसर जो है हम कहेंगे जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेट्स से इज इक्वल टू 40% ऑफ सेल्स, जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल्स पे डिवाइड करेंगे। इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ टाइम्स, जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हम करंट एसेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लाइबिलिटी के ऊपर, आंसर आता है 1 पॉइंट समथिंग। तो इट मींस कि करंट एसेट्स आर 1.1 1.5 टाइम्स। अगर 1.5 आंसर आता है दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ योर करंट लाइबिलिटी। तो दैट मीन्स कि अब हमारा जो तरीकाकार है वो परसेंटेज से निकल के टाइम्स में। इट कुड बी इन नंबर ऑफ डेज। टर्नओवर की हम रेशियोज देखेंगे तो वो डेज में होंगी। सो आंसर जो है, हमने देखना ये है कि आंसर हमने इंटरप्रेट किस किस तरीके से करना है। हमारा आंसर परसेंटेज में आएगा तो हम कहेंगे दैट पर्टिकुलर न्यूमिनेटर, दिस न्यूमिनेटर इज percentage of denominator. It could be for example 5%, 10%, 20%। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूमिनेटर इज सम टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, करंट एसेट्स फॉर एग्जांपल आर 2 टाइम्स ऑफ योर करंट लाइबिलिटी, यानी करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से दुगने हैं। इट कुड बी नंबर ऑफ डेज। डेज का मतलब है कोई साइकिल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे जी 26 दिन का एक अकाउंट रिसीवेबल का साइकिल है। इट कुड बी लाइक 70 डेज का हमारा अकाउंट रिसीवेबल का साइकिल है। इट कुड बी लाइक 90 डेज का हमारा पेएबल का साइकिल है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकिल्स वी विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ डेज।
सो रेशियो इज बेसिकली जो सिंपल रेशियो है वो हमेशा न्यूमिनेटर होगा, उसमें एक डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, न्यूमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर पे, और जो आंसर आएगा वो हमारा तीन शेप्स में आएगा। दैट कुड बी परसेंटेज, इट कुड बी इट कुड बी टाइम्स, इट कुड बी टाइम्स, और इट कुड बी डेज, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कहेंगे जी फाइनेंशियल रेशियोज का इस्तेमाल कहाँ है, यूज ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज। अच्छा जी, ये टाइप्स ऑफ रेशियोज आ गई। टाइप्स ऑफ रेशियोज वही हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ रेशियोज जो यहाँ है, दैट इज कि बैलेंस शीट की कौन सी रेशियोज हैं, बैलेंस शीट की है जी फाइनेंशियल लीवरेज की रेशियो। लीवरेज हम कहते हैं बेसिकली रिस्क को, और रिस्क हमेशा जनरेट होता है आपकी लाइबिलिटी से। ठीक है, ये हमेशा जहन में रखें। देखें, एसेट आपको रिस्क नहीं प्रोड्यूस कर दे के देता, बिकॉज एसेट आपको कमा कर देता है, इट प्रोड्यूसेस रिटर्न। इक्विटी आपको रिस्क प्रोड्यूस नहीं करती, ये आपकी अपनी होती है। अपनी होने से मुराद क्या है, क्योंकि क्या कहते हैं, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपने किसी को पैसा नहीं देना, तो आपने जो बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया आपने खुद रिटर्न लेना है। सो ये भी रिस्क प्रोड्यूस नहीं करता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्योंकि हमने प्रोड्यूस की होती है, हमने लाइबिलिटी कहीं से ली होती है। ठीक है, तो अगर हम उस लाइबिलिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी किसी से हमने जो पैसा लिया हुआ है अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इट विल प्रोड्यूस रिस्क। लेवरेज का मतलब होता है क्योंकि हमारे बिजनेस को पैसों की जरूरत है, हमने कहीं से पैसा उठा लिया, तो इसका मतलब है हमारी बिजनेस की नीड तो पूरी होगी, हमें कुछ छूट मिल गई। लेकिन वो छूट जो हमें मिली वो सिर्फ इतनी मिली कि हम उस पैसे का इस्तेमाल करें। अगर हम उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लेटर ऑन आपको उसके ऊपर पे बैक तो करना है, यानी आपने लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, तो लिहाजा फिर आप उसको वापस करेंगे। सो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास लेवरेज की रेशियो है, लिक्विडिटी की रेशियो है, आप कन्वर्टेबिलिटी टू कैश चेक करते हैं। इनकम स्टेटमेंट में कवरेज रेशो है, इनकम स्टेटमेंट में हम कवरेज देखते हैं हमेशा लाइबिलिटी के, कि हम इंटरेस्ट कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रिंसिपल पेमेंट कवर कर रहे हैं या नहीं।